आयाम खल्ली खुब्जत्वम् एवच सर्वांगे एकांग रोगस्य कुर्यात स्नायुगतो अनिलम। क्या अर्थ है उसका? जब प्रकोपित वायु स्नायु में आश्रित हो जाती है तो वह बाह्य आयाम उत्पन्न करती है अथवा अंतर आयाम उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त खल्ली उज्जता सर्वांगवाद अथवा एकांगवाद उत्पन्न कर देती है। खल्ली, फिर खल्ली, ये इम्पोर्टेंट है कि बाह्य आयाम और अंतरायाम स्नायु के प्रकोपित से हो जाता है। स्नायु से अब तुम एक मसल समझ सकते हो या लिगामेंट समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो तुम। स्नायु यानी कि जो धारण करता है, स्नायु का अगर है क्या तुम्हारे पास शारीरिक क्रिया, स्नायु की व्याख्या पढ़ो एक बार, सुश्रुत में है तो निकालो। सुश्रुत की स्नायु की व्याख्या कहाँ पर मिलेगी तुम्हें? निकाल के रखो तुम, तब तक आगे लेते हैं आपण। देखो, बाह्य आयाम आणि अंतर आयाम हे दोन्ही स्नायूंच्या गत वात प्रकोपितमुळे होते। म्हणजे स्नायूंमध्ये जर म्हणजे यानी कि स्नायु के अंदर अगर रुक्षता बढ़ गई, चलगुण बढ़ गया, पूरे स्नायु का तुम्हारा शोष हो गया, तो मसल्स जो है अचानक से पूरे स्पाजम में निकल जाएंगे। मसल्स की जो लैक्सिटी है, मसल्स की जो ताकत है स्नायु को पकड़ के रखने की, तुम्हारे बोन्स को प्रॉपर पोजीशन में पकड़ के रखने की, वो कार्य नहीं कर सकेंगे पूरे स्नायु। इसलिए फिर वो बाह्य आयाम हो जाएगा या तो अंतर आयाम हो जाएगा, ऐसे पूरे स्पाजम में चले जाएगी। खल्ली यानी कि वही हाथ पाँव में ऐठन बोल रहा है वो। ऑब्वियसली अगर स्नायु में तुम्हारी रुक्षता आ जाएगी तो तुम्हारे हाथ पाँव के जो जॉइंट्स है वो पूरे जकड़ जाएंगे। इसलिए जॉइंट्स की कंडीशन में भी तुमको स्नायु देखना होता है। जॉइंट्स में भी तो स्नायु होते हैं, मसल्स तो होती ही है, लिगामेंट भी होते ही है। कुब्जता आ जाएगी, उबड़ापन, सर्वांगवाद या एकांगवाद, ये पूरा स्नायुगत प्रकोपित वायु के लक्षण बताए हैं। चलो आगे चलो, सिरागत प्रकोपित वायु के लक्षण। इसमें कुछ नहीं, स्नायुगत प्रकोपित वायु का चिकित्सा बताइएगा। देखो एक बार, स्नायुगत की ऐसे अलग से नहीं बताई, वात व्याधि की सामान्य चिकित्सा में ही उन्होंने बताई है। और खल्ली के आगे लक्षण भी बताए 57 में, बाद में उसको देखेंगे थोड़ा सा एलेबोरेट करके। हेलो, आवाज आ रहा है कि नहीं कुमरे? चलो आगे चलो। सिरागत प्रकोपित वायु के लक्षण क्या बोल रहा है वो? शरीर मंदरुक शोप शुष्यति स्पंदते तथा सुप्तस्तनु महत्यो व सिरा वाते सिरागते। सिरागत प्रकोपित वायु के लक्षण में बोल रहा है, जब प्रकोपित वायु सिराओं में आश्रित हो जाती है तब शरीर में थोड़ी पीड़ा यानी कि मंद मंद पीड़ा हो जाएगी, यानी कि इससे आप और शोक भी हो जाएगा। शुष्यते स्पंदते तथा यानी कि पेरिफेरल जो आर्टरियल डिसीज होते हैं, वेनस डिसीज होते हैं, उससे भाई ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो मंद मंद वेदना हो सकती है। ऐसा सिरागत प्रकोपित वायु का लक्षण बोला है। अगर सिरा के अंदर देखो शुष्यति भी बोला है, यानी कि इससे तुम गैंग्रीन का देख सकते हो। अगर तुम्हारे वेन्स के अंदर, आर्टरियों के अंदर इतना एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया कि उससे आगे का ब्लड सप्लाई अगर हैम्पर हो रहा है तो आगे का पूरा शोष हो जाएगा, मसल की वेस्टिंग हो जाएगी, गैंग्रीन हो जाएगी। ऐसा इसलिए बड़ा बात वो क्या कहते हैं, वो होना चाहिए। हाँ, इसलिए सिरागत प्रकोपित वायु। आगे आगे क्या बोल रहे हैं? अगर और एक बोल रहा है कि जो अपना नॉर्मल बोला है कि सिरा क्या करती है, आकुंचन प्रसारण ऐसा करती है और ब्लड को आगे भेजती है। सरनात सिरा ऐसा चरक का ये दिया है। स्त्रवनात स्रोतांसी, धमण्यात धमनी, सरनात सिरा, जो आगे आगे ढकलती है उसको, जो सरण करती है उसको क्या बोलते हैं? सिरा बोलते हैं। तो अगर उसके अंदर जो सिरा है, जो वेसल्स है, उसके अंदर अगर वृक्ष, लघु इत्यादि गुण अगर बढ़ गए तो आगे जाके शोष हो ही जाएगा, क्योंकि वह ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं कर सकेगी।
स्पंदते, स्पंदन भी होएंगे अगर आर्टरी अगर इन्वॉल्व है तो। आगे बोल रहे हैं सुप्तता स्तन हो, अगर ब्लड सप्लाई नहीं है तो वहाँ पे नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन आ ही जाएगी। और क्या बोल रहा है पतला होना, यानी कि जो तुम्हारी वेसल से पतली हो जाएगी। और क्या बोल रहे हैं या अधिक बढ़ जाएंगी, जैसे वेरिकोज वेन है, शिरागत प्रकोपित वायु का लक्षण तुम वेरिकोज वेन से ले सकते हो। और वेरिकोज वेन का कोई इलाज नहीं। हाँ चलो ऐसा तो ये ठीक लगा कि हाँ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज है। हाँ है ना सर्वाइकल आयुर्वेद में बता। आयुर्वेद में क्या है, पेशेंट के लक्षण कितने कितने स्ट्रांग है उसके हिसाब से देखना चाहिए सर्वाइकल क्या स्पॉन्डिलाइटिस। देना चाहिए? पूरे अगर तुम्हारे बोन्स अगर एक में एक को जो वर्टिब्रे है, एक में एक को जॉइंट अगर हो गए तो इम्पॉसिबल थिंग है। पर अगर इनिशियल स्टेज में है, ग्रेड सेकंड में है, ग्रेड 1 में है, स्पॉन्डिलाइटिस अगर ऐसा है कि भाई सिर्फ डीजनरेटिव चेंजेस है, तुम्हारे जो डिस्क का जो हर्निएशन है वो ग्रेड 2 ग्रेड 1 तक है, और पूरी जो डिस्क है वो फटी पड़ी नहीं है, हर्निएशन हुआ है थोड़ा, मन्याबस्ती और अनुवासन और निरोबस्ती पक्का। यह हमारे हॉस्पिटल में करते थे और सही हो। सही हो जाता। हमने किया है खुद से। एलोपैथी से कोई इलाज नहीं। एलोपैथी में क्या पेन किलर ही ट्रैक्शन देते बस। वो ट्रैक्शन तो अपन भी लगाते कि भाई इधर के मसल्स पूरे ये हो जाए, रिलैक्स हो जाए, मसल्स रिलैक्स होण्यासाठी अपन ट्रैक्शन भी लगाते। ट्रैक्शन का भी अच्छा खासा यूज होता है उसमें। ट्रैक्शन लगा, मन्याबस्ती भी करो, अनुवासन बस्ती भी करो, तो उसमें कुछ इतना हार्ड नहीं रहता। इसमें देखो ना वात व्याधि का चिकित्सा बताएगा, वो बढ़िया से चिकित्सा बताएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। संधिगत प्रकोपित वायु के लक्षण क्या बोल रहे हो? वातपूर्ण धृतिस्पर्श शोत संधिगते अनिले प्रसारण आकुंचनयो प्रवृत्तिच्च वेदना। अपन पूरे संधिगत वात को, जॉइंट का कोई भी पेन रहा तो अपन संधिगत वात ही लेते हैं, जबकि अपना डायग्नोसिस होना चाहिए मज्जा अस्थिगत वात, जबकि मज्जा अस्थिगत वात में संधिशूल बताया है। संधिगत वात एक अलग सी टर्म है, ऐसा नहीं है कि भाई संधिगत वात यानी कि भाई पूरे जॉइंट पेन को तुम संधिगत वात में ही पकड़ो। संधि के अंदर शूल हो रहा है, मज्जास्थिगत वात भी हो सकता है, अलग अलग डायग्नोसिस हो सकता है। मांसशय में संधि वेदना बोलिए, मांसशय हो रहा है तो संधि वेदना हो जाएगी। क्या बोल रहा है ये? वातपूर्ण धृतिस्पर्श शोथ, यानी कि इसमें आप इम्प्लीमेंट्री कंडीशन आप इंक्लूड कर सकते हो या शोथ की कंडीशन इंक्लूड कर सकते हो। इफ्यूजन भी एक क्वेश्चन आया तुम नी इफ्यूजन भी। हाँ जैसे एलोपैथी वाले बोलते हैं ना कि भाई पैंक्रियास का काम खत्म हो गया, शुगर होगी, वो कभी ठीक नहीं हो सकता, कंट्रोल होती है, कभी ठीक नहीं हो सकता। हमारा आयुर्वेद बोलता है कि पैंक्रियास की रीजनरेशन हो जाती है, वो बिल्कुल ठीक 100% शुगर ठीक हो जाती है। सच्ची बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि भाई शुगर ठीक होती है। प्रमेह, कफज प्रमेह ठीक होता है, पित्तज प्रमेह का यापन करना पड़ता है। वातज मधुमेह असाध्य है। अगर वो वातज मधुमेह में ट्रांसफ़र होगा, आप बोलते हैं कि भाई शुगर बढ़ गई तो तुम समझते हो मधुमेह, जबकि कफज प्रमेह के इक्षुमेह में मूत्रगत मधुरता बताई है। मुझे अगर बात में तो हो गया फिर वो ठीक नहीं हो सकता। हो सकता है ठीक, बात भी पर वातज डायग्नोसिस तो करो पहले से ही तुम बोल देते हो। साध्य बोल रहा है। नहीं, पहले डायग्नोसिस तो करो वातज मधुमेह करके। तुम क्या 100% दिए तुमको डायबिटीज के? क्या सभी वातज प्रमेह है क्या? हमने देखी हुई है ठीक होते हुए। हाँ, टाइप 1 डायबिटीज मेलेटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलेटस ये ठीक होते हुए देखे हमने। अब वो असंतोष करो, शोधन करवाओ उसका पेशेंट का, बस और क्या। यहाँ बोल के क्या नाम है उसका, मणिपाल अवार्ड वो कहते 100% ठीक हो जाता है मरीज, हो जाता है, लेकिन 1 साल शिलाजीत खानी पड़ती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखो ना फंक्शन कितना डिस्ट्रॉय हुआ है, पेशेंट कितना घर के खाता पीता है, कितना अध्ययन करता है। अब तुम बोलोगे एक पेशेंट है डायबिटीज का, और तुम दो उसको वसंत कुसुमाकर, तुम भरे भरे पंचकर्म करो, पर पेशेंट उठता है, सुबह उठते उठते 1 गिलास पानी पीता है, उठने के बाद रात में भिगोए हुए काजू बादाम खाएगा, उठने के बाद चाय पिएगा, चाय के साथ ब्रेड भी खाएगा, हेवी नाश्ता खाएगा, नाश्ते में अंडे खाता हूँ, स्ट्रॉन्ग डाइट लेता हूँ, फिर 2 घंटे बाद खाना खाएगा, खाना खाने के बाद फिर से चाय दूध या लस्सी चाय पिएगा, यानी कि 12 घंटे वो खाता ही रहता है। यह अध्ययन होगा। कोई भी चिकित्सा करो, ये चिकित्सा फेल ही हो जाएगी। पहले हेतु ढूंढो पेशेंट के, डायबिटीज पेशेंट के पहले हेतु ढूंढो।
नहीं तो दिन में सोना, आलस्य मुझे करना, एक चीज़ बताओ। आराम से बैठना। जैसे मेरे वो होता है कि मैं डिहाइड्रेटेड मैं जब से तक पी रहा हूँ ना बस मेरा बंद हो गया वही है? पर चलो इसको करते कंप्लीट, बाद में उसको करेंगे, हाँ, ठीक है। फिर क्या बोल रहा था वो, वातपूर्ण वृत्ति स्पर्श शोत संदिग्ध प्रसारण आकुंचन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे जॉइंट में प्रसारण आकुंचन यानी कि कोई भी हलचल करने में अगर वेदना हो रही है तो उसको तुम संदिग्धवात समझ के संदिग्धवात की चिकित्सा, ठीक है। चलो संदिग्धवात के लक्षण हो गए। आगे बोल रहे हैं ये अर्दित के लक्षण बहुत बढ़िया से बताए हैं। अर्दित की टीका भी बहुत बढ़िया है। चलो क्या बोल रहे वो, अतिवृद्धम शरीरम अर्धम एकम वायु प्रबद्धते यदा तदा उपशोष्य अश्रुग बाहु पाद जानुच तस्मीन संकोच्य अत्यार्धे मुखम जिह्वा कर्दिच। क्या बोल रहा है वो, जब अति प्रवृद्ध वायु होता है। अब यहाँ पे वायु के देखो ग्रेड्स बताए हैं। पहले उसने मज्जागत, अस्थिगत, भाई पूरे पूरे प्रकुपितवाद बोल दिए, पर कहाँ पर भी ऐसा शब्द नहीं आता अति प्रवृद्ध। ये संहिताकारों की एक ये है टेक्निक है कि भाई वो किसी भी चीज़ को ऐसे हाइपर एग्जैगरेटेड करके नहीं बोलते। जहाँ पर एग्जैगरेटेड बोलना है, जहाँ पे स्ट्रांगली बोलना है, वहाँ पर पहला शब्द देंगे अति प्रवृद्धम। अति प्रवृद्ध यानी भाई वात का इतना जबरदस्त प्रकोप हो चुका है, क्या ही बताया। शरीर अर्ध एकम वायु प्रपद्यते। अब तुम बोले कि भाई वायु का प्रकोप हो चुका, ये हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे, क्या है वायु। पेशेंट पूछो, कोई अर्दित का पेशेंट आया, फेशियल पैरालिसिस, ये चरक का आप थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो, मैं बाद में उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। वो पेशेंट तुम्हारे पास हिस्ट्री लेके आएगा, भाई कोई तो भी ट्रॉमा हुआ था, एक्सीडेंटल इंजरी हुई थी, मैं दिन में 2 ही टाइम खाना खाता था, अध्ययन करता नहीं था, खेत में काम करता था, मैं यहाँ से बस में बैठता था या मैं बाइक पे बैठता था और 40 किलोमीटर तक मैं हर रोज अप डाउन करता था। ऐसे ज़बरदस्त वायु के हेतु की है क्या, ज़्यादा हलचल करना, ज़्यादा व्हीकल पे ट्रैवलिंग करना, यान करना, शारीरिक श्रम ज़्यादा करना, ज़्यादा बातें करना। टीचर्स हो गए प्रोफेशन, जो ज़्यादा बातें करते हैं ऐसों में क्या हो जाएगा, पूरे वायु के गुण ही आएंगे। वृक्ष, लघु, सूक्ष्म, चल, अनिल, शीत, ऐसे गुण का वो क्या करेगा, सेवन करता रहेगा पेशेंट। अगर ज़्यादा 1 साल तक ऐसा चला तो क्या हो जाएगा, अति प्रवृद्धम शरीरम अर्ध एकम वायु प्रपद्यते। तो शरीर के आधे भाग में या एक भाग में वायु क्या होता है, वायु के गुण प्रकट होते हैं, है कि नहीं। और क्या करता है, जहाँ पर भी वो जाता है वायु क्या करता है, उपशोष्य, शोष करता है। किसका करता है शोष, सबसे पहले बताया उन्होंने हाथ पांव, रक्त को सुखाकर, इम्पॉर्टेंट है अश्रुग, यानी कि पहले रक्त का नाश करता है। अर्दित होने में भाई तुम्हारे रक्त का पोषण अगर अच्छा है तो अर्दित नहीं होगा, यहाँ से एक पता चलता है। अश्रुग यानी कि रक्त का शोष करके, यानी कि ब्लड का सप्लाई ठीक तरह से नहीं होता है तो ये फेशियल पैरालिसिस में जाएगा। और क्या बोल रहा है, साथ में बोल रहा है बाहु, पूरा हाथ का भी शोष होगा, उसके मसल वेस्टिंग हो जाएगी। और पाद और जानु भी बताए, इंपॉर्टेंट है जानु संधि। आप बोलते हो जानु का रेफरेंस कहाँ पर है, कहाँ पर, ये अर्दित की चिकित्सा तुम जानु में भी लगा सकते हो क्योंकि चरक ने बताया है। देखो अभी इन्होंने क्या बोला, अगर तुम इस श्लोक को पढ़ोगे, देखो श्लोक को क्या बोल रहा है वो, कि शोष होता है बाहु, पाद और जानु का। जानु च बोला है यानी कि और भी कुछ होगा, ऐसा बोल रहे हैं। अगर जानु का शोष ये लक्षण बताए हैं इन्होंने, तो अर्दित की चिकित्सा जानुगत वात में करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। और तुम्हारी ये चिकित्सा क्या बताई है, तुम्हारी अर्दित की चिकित्सा क्या बताई है, 99 नंबर के श्लोक में बताई है। अर्दित नावनम मूर्धि तेलम तर्पणम एव वा नाड़ी स्वेद उपनाहच्च अनुप पिशितेर हितेरवाह। क्या बोल रहा है, मूर्धनि तेल यानी कि शिरोधारा, और तुम्हें नावन से भी करना चाहिए। अगर शोष है, देखो बाहु, अश्रुग, जानु का, यानी कि तुम्हारे हाथ का, पैर का और जानु का भी अगर शोष है, तुम्हें क्या करना है, एट्रोपी ऑफ वेस्टस मेडियालिस मसल्स, वेस्टस मेडियालिस मसल के अगर एट्रोपी है तुम्हारी नी जॉइंट में, तो तुम्हें क्या करना है, नस से भी करना।
अर्दित की संप्राप्ति को कंपेयर करके तुम्हें क्योंकि तुम्हारा वायु इतना बड़ा हुआ है कि वो ब्रेन से लेकर नीचे तक नस्सक करना ही करना। आगे क्या बोल रहे वो, अब लक्षण बता रहा है वही, इसका तो शोष हो जाएगा। अब लक्षण नस्य करना है, जानुगत बात में भी, जानु संधिगत बात में भी करना है। तस्मीन संकोच संकोचेत्य अत्यर्धे, यानी कि मुख का आधा जो भाग है उसमें संकोच होगा, मुख में तो होगा जिह्वा में भी होगा, ऐसा बोल रहा है। वही 39 नंबर का श्लोक। वक्री करोति यानी कि थोड़ा मुंह टेढ़ा हो जाता है, जैसे फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट देखे होंगे सबने। वक्री करोति नासा, नाक भी टेढ़ा हो जाएगा, भ्रू भी हो जाएगी, ललाट भी हो जाएगा, अक्षी भी हो जाएगी और हनु भी हो जाएगी। आगे हाँ बस लक्षण बता रहे, उसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं। अब बात ही इतना हो गया तो मसल्स में ताकत ही नहीं रहेगी, तो एक साइड में वो खींचेगा मसल्स। ततो वक्रम व्रजत्य अस्य भोजने वक्रनासिका, यानी कि भोजन करते वक्त भी उसका जो ये है अन्न है वो भी टेढ़ा होकर ही करना पड़ता है, यानी कि भोजन करते समय भी आहार द्रव्य मुख में वक्र स्थिति में ही प्रवेश करता है, तथा नासिका भी टेढ़ी हो जाती है। आगे बोल रहे स्तब्ध नेत्र, नेत्र भी स्तब्ध हो जाते हैं। हम बोलते हैं ना उसको आँख ही नहीं बंद करते आती, बंद करते तो बंद ही कर देते, आईलिड्स के ऊपर भी उसका कंट्रोल निकल जाता है, इसलिए नेत्र स्तंभीभूत, ऐसा उन्होंने बोला। कथयत शौतुच्च निगृह्यते, उसकी छींक भी नहीं निकलती। बोल रहा छींक आ रही है पर छींक नहीं पा रहा वो। देखो क्या ऑब्जर्वेशन होगा। 40 नंबर, 40 नंबर श्लोक ये। क्या बोल रहा, स्तब्ध नेत्र कथे शौतुच्च निगृह्यते दीन जिह्वा समो उत्क्षिप्ता कला सज्जति च अस्य वाक्, उसकी जीवा क्षीण हो जाती है, टेढ़ी भी हो जाती है, रोगी की वाणी अस्पष्ट, बोल भी नहीं पाता हो। यानी कि जो फेशियल पैरालिसिस की जो है पूरे सिम्टम बता रहा है, वो वाणी अस्पष्ट हो जाती है, निकलती है नहीं। सज्जति च अस्य वाक् दंताश्चलन्ति बाध्यन्ते श्रवण भिद्यते स्वर, यानी कि दांत भी हिलने लगते उसके। दंता चलंती बाध्यते श्रवण भिद्यते स्वर, यानी कि कान में भी उसमें पीड़ा होने लगती है, कानों में से आवाज़ नहीं सुनाई देती। भिद्यते स्वर, आवाज़ भी उसमें से अगर कुछ बोल भी पा रहा है पेशेंट तो उसकी खरखराहट जैसी आवाज़ आएगी या साउंड बढ़िया से नहीं निकलेगा उसका। आगे बोल रहा है पाद हस्त अक्षिजंगा उरु शंक श्रवण गंडरुकच, क्या बोल रहे हो, पाँव में, हाथों में, आँखों में, जंगा भी देखो, उरु में भी, शंख, श्रवण, गंड प्रदेश में भी पीड़ा होती है। अर्धे तस्मीन मुखार्धे वा केवलम स्नात अर्धितम, शरीर के जिस आधे भाग में वायु प्रकवित होता है उस भाग में केवल मुख के आधे भाग में उपयुक्त लक्षण होते हैं, इस रोग को अर्धित करते हैं। ठीक है। अब इधर चक्रपाणी की टीका थोड़ी सी पढ़ते हैं। क्या बोल रहे, केवल अर्थात केवल आधे भाग में, संपूर्ण शरीर में नहीं। अब यहाँ शंका होती है कि जब अर्धित रोग में शरीर के आधे भाग में व्यापित्व होता है तो अर्धांगवात और अर्धिक में क्या भेद है, यानी कि पक्षाघात और ये अर्धित में क्या फर्क है। तो अर्धित के वेग काल में होते हैं, सभी काल में नहीं होता। अर्धांगवात सभी समय आधे शरीर में व्याप्त होता है, यानी कि अर्धित के अटैक्स आते हैं। कुछ दिन तक ठीक रहा है पेशेंट, फिर से अटैक आ गया, कुछ दिन तक ठीक रहा है पेशेंट, फिर से अटैक आ गया। पर एक बार पैरालिसिस यानी पक्षाघात हो गया तो अपने आप नहीं ठीक होगा, अर्धित ठीक हो जाए, यानी कि अर्धित के वेग होते हैं। ऐसा कौन कहता है, चक्रपाणी कहते हैं। यही डिफरेंस है अर्धित और पक्षाघात में। चलो अर्धित की चिकित्सा भी पढ़ लेते हैं शॉर्टकट में एक श्लोक में, वही जो पढ़ी थी 96 नंबर का श्लोक में, 99 नंबर का श्लोक। हाँ 99 नंबर का श्लोक में दिया है।
अर्दिते नावनम मूर्धि तेलम तर्पणम एवच नाड़ी स्वेद उपनाह चाप्य अनुपपिशितेर हिता। क्या बोल रहे हैं? अर्दित रोग में नावन कर्म, सबसे पहले क्या बोला उसने? नावन यानी कि मत्स्य कर्म तुम्हें करना है। अब तुम 16 ड्रॉप का करो, 8 ड्रॉप का करो, 4 ड्रॉप का करो या प्रतिमर्श नस्य करो, पर तुम्हें नस्य आना चाहिए अर्दित में। हाँ 99 बहुत आगे, बस आप सुनो, आप मत देखो। मूर्धनि तेल यानी कि शीर में तेल या शिरोधारा करना चाहिए। तृप्तिकारक आहार यानी कि जो तर्पण करने वाला आहार वैसा दे दो। नाड़ी श्वेत, ये देखो क्या बोला इन्होंने? जलचर और अनुप देश के पशु पक्षियों के मांस से निर्मित उपनाह पुल्टीज बांधना हितकारी होती है। नावनम विशेष ऐसा बोला है। अब देख हमारे हॉस्पिटल में अंडे जो होते हैं मुर्गी के अंडे, उसको उसकी जैसे चटनी बनाते हैं ना, विदाउट नमक डाले तीखा कुछ डाले, सिर्फ अंडे की चटनी और उसके ऊपर नींबू निचोड़ के ऐसा बना देते पोटली, और उस पोटली से स्वेदन करते थे, सिर्फ मालिश करते थे फेस की। तो उससे नहीं हॉस्पिटल हमारे कॉलेज का हॉस्पिटल, तो उन्होंने ये अंड बलक का जो ये है पत्रपिंड स्वेदन, वो सबसे बेस्ट। टीचर ने भी बहुत सारे एक्सपीरियंस बताए कि इससे अगर तुम करोगे, यानी कि जो बता है चरक ने, जलचर और आनुप देश के पशु पक्षियों के मांस, अगर तुमको मांस नहीं मिल रहा तो अंडे निकालो, अंडे भी तो मांस ही है। इस मांस से उपनाह बनाओ, उपनाह करते, तो तुम इसको साइमल्टेनियसली तुम्हारे मसल्स अगर वेस्टिंग है, तब भी तुम अंडे का बलक और नींबू निचोड़ के, यानी कि मांस रस भी होगा, अम्ल रस भी मिल गया, जो कि ताकत देने में सबसे बेस्ट है भाई साहब। तो वो सबसे बेस्ट काम करता है मसल वेस्टिंग में, जहाँ पर शोष है, अर्दित की संप्राप्ति हो, वहाँ पर अम्ल रस सबसे बेस्ट वात शामक भी है। मधुर अम्ल लवन डालना है तो डालो, पर आग का मामला होता है ना, तो तुम नीचे मधुर अम्ल लवन ये तीनों रस से बना हुआ है, ऐसा तुम अंडे का बलक का जो ये है वो तुम कर सकते हो। कुक्कुटांड स्वेदन ऐसा नाम था उसका, लिख लो उसको। कुक्कुटांड स्वेदन बहुत अच्छे ये थे उसके रिजल्ट। जलचर और अनुप प्रदेश के जैसा बोला है उन्होंने, तो आप इसको जानो संदिग्ध बात में भी पकड़ सकते हो। पूरे पैरों में दर्द है तब भी तुम इसका उपनाह बांध सकते हो। हाथ में पूरा शोष है, हाथ में कोई वात है भाई साहब, तुम्हें लग रहा है कि अर्दित जैसी संप्राप्ति यानी कि अति प्रवृद्ध वात है, तब भी तुम इसमें जलचर और अनुप पशु पक्षियों का मांस सेवन कर सकते हो, यानी कि ये उपनाह इसका कर सकते हो, और तर्पण आदि एक क्रिया भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। बहुत बढ़िया। ये बताओ